हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 23 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 18, जिसमें आप सभी को 20 जी के जीएस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और 23 जुलाई के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में 40 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो कुल प्रश्न हमारे हो जाते हैं 60 क्वेश्चन। तो 60 से 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 30 से 35 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ 30 से 35 मिनट बने रहे, जिसमें आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर, ललन टॉप और मेधान सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 पूछे कब मनाया गया है? तो यह 22 जुलाई को मनाया गया है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। वहीं पूछे राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है किसने बनाया था? तो पिंगलिया वेंकैया ने बनाया था। और इसमें जो है 3 कलर हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर हैं, एक तो केसरिया, दूसरा है सफ़ेद रंग। इस सफ़ेद रंग के बीच में नीला चक्र होता है और नीले चक्र में टोटल 24 तीलियाँ होती हैं। और तीसरा कलर होता है हरा। अगर पूछे कि तिरंगे झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 का इसमें अनुपात होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना को पूछे कब स्वीकार किया गया है? तो प्रस्तावना पहली बार कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और कब स्वीकार किया गया है? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने कब से कार्य शुरू किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कब से अपना कार्य स्टार्ट किया है? 28 जनवरी 1950 से। ललन टॉप प्रश्न में देखें तो पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर के डायरेक्टर पूछे कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है। और इसके डायरेक्टर का क्या नाम है? तो इनके डायरेक्टर का नाम है मर्फी। ठीक है। तो हीरो में अगर पूछे किसे 96वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, तो ओपेनहाइमर के जो एक्टर है उनको 96वें क्रम का ऑस्कर पुरस्कार में एक्टर का अवार्ड दिया गया है। जबकि पूछे एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एमा स्टोन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो यह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं उनके लिए नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी का आयोजन पूछे कहाँ पर हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। विजेता पूछे कौन बना है? तो सर्विसेज। और उपविजेता गोवा बना है। सॉरी। सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में आईएफसी ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड किसने जारी किया है? आईएफसी। और इसके साथ में कौन सहयोग किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारीकर्ता पूछे कौन है? तो पहला है आईएफसी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं। और यह जो है आईएफसी किसके अंतर्गत आता है? तो यह वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। तो विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड किसने जारी किया है? आईएफसी ने जारी किया है। और इसका सहयोगी पूछे कौन है? तो इसकी सहयोगी कंपनी है BBVA, जो कि कोलंबिया की कंपनी है। तो आईएफसी और कोलंबिया ने मिलकर विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है, यह आपको याद रखना है। जिसके लिए टोटल $50 मिलियन जो है जारी किया गया है, जिनमें से पहली किस्त इसकी जारी की गई है $15 मिलियन की। ठीक है। और बाकी के $35 मिलियन नेक्स्ट ईयर जारी किया जाएगा। तो विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड किसने जारी किया है? आईएफसी और कोलंबिया की कंपनी है BBVA। नेक्स्ट देखें तो कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया पूछे किस महाद्वीप का देश है? तो कोलंबिया जो है ये साउथ अमेरिका का एक देश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है बोगाटो। वर्ल्ड बैंक के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पूछे कौन है? तो अजय बंगा साहब हैं। ललन टॉप प्रश्न में, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टिना पिज़्कोवा ने जीती हैं। और ये किस देश की हैं? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं, यानी चेक गणराज्य की हैं।
नेक्स्ट हमारा है हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया है सेशल्स में। और भारत की तरफ से पूछे इसमें किस जहाज़ ने भाग लिया है, तो INS इंडियन नेवल शिप तीर ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी जी बनी है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गांधी और मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकोबर्टा मेचू। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है रिगोबर्टा मेचू को दिया गया है। और ये ग्वाटेमाला देश के मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं। इनको जो है 1992 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और 2024 में 2020 के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रिकोबर्टा मेचू को। अगर हम बात करें मंडेला, जो नेल्सन मंडेला साहब है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो किसका है, तो नेल्सन मंडेला का है। अभी जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 पूछे किसे दिया गया है, तो व्यक्ति के रूप में विनोद गनात्रा जी को दिया गया है। और संस्था में किसको दी गई है, तो संस्था के रूप में नीमहंस को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एक और अवार्ड है कर्नाटक अवार्ड है, करंट अफेयर बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। श्री दशरथी कृष्णमाचार्य अवार्ड पूछे किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है जुंकाती जगन्नाथम जी को। ठीक है, तो यह कर्नाटक का अवार्ड है, कर्नाटक का, और किसे दिया गया है, तो जुंकाती जगन्नाथम जी को दिया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है हाल ही में चाप चारकूट नृत्य कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह मिजोरम में आयोजित होता है और बम्बू डांस भी मिजोरम में होता है। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण माउंट इरेबस किस महाद्वीप से संबंधित है, तो जो ये माउंट इरेबस है इसमें स्वर्ण उद्गार होता है और इस ज्वालामुखी का संबंध पूछे किस महाद्वीप से है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप से है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हाल ही में 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो पूछे ICC T20 2024 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में किया गया था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ में। चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय यह पूछे कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में, PGIMER में, चंडीगढ़ में इसके चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय की स्थापना की गई है। और पूछे PGIMER की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुआ था। और यह जो है चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय जो चंडीगढ़ में स्थापित है, यह भारत का पहला है, इसे आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछे जो ये PGIMER चंडीगढ़ है, इसमें जो है 1962 से लेकर 2024 तक जो भी स्टूडेंट को चिकित्सा के नोट्स दिए गए थे उनका कलेक्शन इसमें उपलब्ध होगा। किसी कॉलेज में, तो PGIMER चंडीगढ़ में जो है उपस्थित होगा 1962 से लेकर 2024 तक के जितने भी नोट्स बच्चों को दिए गए थे वो सभी जो है चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय में उपस्थित यानी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। युगीन संग्रहालय की स्थापना पूछे कहाँ की गई है, दिल्ली में की गई है। और किस देश ने इसको स्थापित करने में मदद करी है, तो इसमें हेल्प करी है फ्रांस ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 18 मई को मनाया जाता है। लल्लन टॉप प्रश्न में पहला है हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है, तो डी गुकेश हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया है, तो गॉड पार्टिकल का आविष्कार किया है। पांचवा प्रश्न है हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है, तो हिप हॉप गीत का क्या नाम है, द रेन। इसको किस ग्रह पर भेजा गया है, तो इसे भेजा गया है वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह पर।
नासा के द्वारा अभी जो है शुक्र ग्रह पर भेजा गया है, क्या भेजा गया है, तो एक हिप हॉप सॉन्ग भेजा गया है और इस हिप हॉप सॉन्ग का नाम है द रेन। और इस द रेन सॉन्ग के अगर पूछे सिंगर कौन है, गायक कौन है, तो मिस्सी एलियट हैं। तो नासा के द्वारा द रेन सॉन्ग को शुक्र ग्रह पर भेजा गया है, ये आपको याद रखना है। और पूछे कि पृथ्वी से शुक्र ग्रह की दूरी कितनी है, तो 254 मिलियन किलोमीटर दूरी से भेजा गया है और यह दूरी जो है 14 मिनट में पहुंच गया। ठीक है, तो यह सॉन्ग जो है 14 मिनट में शुक्र ग्रह पर पहुंच गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे गर्म ग्रह पूछे कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। तो याद कैसे करेंगे ये करंट अफेयर क्वेश्चन, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, तो इस पर रेन यानी बारिश कराने के लिए इस पर द रेन यानी द रेन वाला हिप हॉप सॉन्ग भेजा गया है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए उस पर बारिश कराना पड़ेगा, तो रेन से बारिश हो जाएगा। तो ट्रिक्स ऐसे आप याद कर लेंगे। सांझ का तारा या भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह पूछे कौन सा है, तो बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बिल्किस मीर जी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है, तो विजेता पूछे कौन बना है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स बना है। और उप विजेता पूछे कौन बना है, सनराइजर्स हैदराबाद बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है रेमल का नामकरण किसने किया है, तो रेमल चक्रवाती तूफान पूछे कहाँ आया है, तो बंगाल की खाड़ी में आया है और इसका नामकरण किसने किया है, ओमान ने किया है। और रेमल का अर्थ पूछे क्या है, तो इसका अर्थ है रेत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र उद्घाटन कहाँ किया है, तो जो भूस्खलन होता है उसके लिए भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र या पूछे इसको किसने लॉन्च किया है, तो भारत सरकार के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने इसको लॉन्च किया है। और कहाँ इसकी शुरुआत की गई है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य है भूस्खलन के टाइम जो खतरा होता है उससे पहले ही जानकारी मिल जाए, ताकि भूस्खलन में जो भी जान माल हाल की नुकसान हो उससे जो है समान स्थिति में लाया जा सके। तो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, और यहीं पर जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1857 में किया गया था। जो ये राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र है, इससे निपटने के लिए भूस्खलन मोबाइल ऐप और भू संकेत भी पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखेंगे कहाँ पर स्थापित किया गया है, कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, तो भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है, तो कोझिकोड को घोषित किया गया है और ये शहर केरल का है। पहली अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई थी, तो यह हुआ है कोलकाता में। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खोला गया है, तो यह पेंच टाइगर रिजर्व में खोला गया है जो कि महाराष्ट्र में है। पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो केरल में खोला गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह जीते हैं नूनो बार्गेस। किसने, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्वीडिश टेनिस ओपन या इसे नोर्डिया ओपन 2024 भी कहते हैं, तो स्वीडिश टेनिस ओपन को नोर्डिया ओपन भी कहते हैं। इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब पूछे किसने जीता है, तो विजेता बन गए हैं नूनो बर्गेस जो कि पुर्तगाल के प्लेयर हैं। और इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने राफेल नडाल को हराया है और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो स्वीडिश टेनिस ओपन किसने जीत लिया है, नूनो बर्गेज ने जीत लिया है जो कि पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्विस ओपन गस्टार्ड डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो स्विस ओपन गस्टार्ड डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो यूकी भाबरी ने जीता है और ये भारतीय हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ललन टॉप प्रश्न में देखें तो फ्रेंच ओपन पुरुष किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन में जो पुरुषों वाला खेल है किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। और वहीं पूछे विंबलडन में पुरुष विजेता कौन बने हैं, तो विंबलडन ओपन में पुरुष विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल पहले भारतीय कौन हैं, तो लिएंडर पेज और विजय अमृतराज जी हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में, इसमें बहुत सारे डाटा आप सभी को देखने को मिलेगा और बाकी सभी जो है करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक डीजीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े करके 2-3 दिन में सब बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ डाटा देख लेते हैं। देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के लिए जारी किया गया है। किसने जारी किया है? तो यह पेश किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और पूछे कि यह आर्थिक सर्वेक्षण किसने तैयार किया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है, जो कि वर्तमान में वी अनंत नागेश्वरन जी हैं। और यह जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो पूछे कब आता है? तो यह जो है बजट के एक दिन पहले आता है। ठीक है, जब बजट पेश करना होता है उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो बजट से एक दिन पहले यह रिपोर्ट पेश किया जाता है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 में, इसमें वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2% है, जो कि हमारा आंसर था। अगर वही बात करें 2024 से 25 में वास्तविक डीजीपी में वृद्धि दर कितनी है? तो जीडीपी में वास्तविक वृद्धि दर है 6.5 से 7% तक रहने वाली है। जबकि बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कितना रहने वाला है? तो 4.5% रहने वाला है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो है कितने से मतलब महंगाई जो है कितने के बीच में रहना चाहिए? तो 2% से 6% के बीच में महंगाई दर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ना होनी चाहिए और ना इससे कम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीडीपी जो है, जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है? तो कृषि जो क्षेत्र है इसको प्रथम कहते हैं, प्रथम उत्पादकता कहते हैं, और उद्योग क्षेत्र जो है इसको द्वितीय कहते हैं, और सेवारत जो क्षेत्र है इसको तृतीय कहते हैं। तो कृषि में पूछे, कृषि के अंतर्गत जीडीपी में कितना योगदान दिया जाता है कृषि के द्वारा? तो जीडीपी में कृषि का 17.7% योगदान रहता है, और उद्योग का जीडीपी में 27.6% रहता है, और जीडीपी में सेवारत का अगर पूछे कितना प्रतिशत रहता है? तो सबसे ज़्यादा सेवारत यानी तृतीय क्षेत्र का रहता है 54.7%। नेक्स्ट हमारा डाटा है राजकोषीय घाटा। अगर पूछे 2023 में कितना था, 24 में कितना था और 25 में कितना रहने वाला है, तो इसको भी यहाँ पे बताया गया है। तो 2023 के लिए फाइनेंशियल ईयर में पूछे राजकोषीय घाटा कितना था? तो 6.4% था। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना राजकोषीय घाटा है? तो यह अनुमान लगाया गया है कि 5.6% रहेगा। और जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में कितना रहेगा? तो राजकोषीय घाटा 4.5% रहेगा, यानी कि यह 2% से नीचे राजकोषीय घाटा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं प्रश्न हमारा है 9वां। एक बार ये प्रश्न फिर से आप सभी बैक करके पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डाटा बहुत सारे हैं, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो ये बने हैं ऑप्शन बी, मनोलो मार्केज बनाए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? मनोलो मार्केज बनाए गए हैं, जो कि बार्सिलोना स्पेन के हैं। ये आपको याद रखना है। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? मनोला मार्केज बने हैं, और कहाँ के हैं? बार्सिलोना स्पेन के हैं, याद रखेंगे। और वहीं पूछे भारतीय टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? तो गौतम गंभीर बनाए गए हैं। ललन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? शिखर धवन बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस यह पहली बार मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, 25 मई को, याद रखेंगे। महिला हॉकी टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? तो हरेंद्र सिंह बनाए गए हैं। अब हम अपने मैदान सीरीज लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीता सीटी बनी है। इसकी व्याख्या देखें तो सुप्रीता सीटी ये कहाँ की हैं? तो ये कर्नाटक राज्य की हैं, इसे आप याद रखेंगे। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई हैं, किस क्षेत्र में? आर्मी एयर डिफेंस के कोर में। आर्मी एयर डिफेंस की कोर में पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो सुप्रीता सीटी बन गई हैं, और ये कर्नाटक की हैं। और ये कहाँ तैनात हैं? तो ये सियाचिन में तैनात हैं। अब सियाचिन के बारे में देख लेते हैं। सियाचिन अगर पूछे किस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, यह लद्दाख में है।
विश्व की सबसे ऊंचा अगर पूछे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है तो यह सियाचिन है। और सियाचिन पर अधिकार करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था तो 1984 में चलाया गया था। ललन टॉप प्रश्न में है ज्योति अन्ने। ज्योति अन्ने ये कौन है तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला है ज्योति अन्ने। कितने वर्ष में इन्होंने माउंट फतेह किया तो 55 वर्ष में। अनामिका बी राजीव ये कौन है तो आर्मी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। और साधना सक्सेना जी कौन है तो एयरफोर्स में सैन्य अस्पताल की डीजी बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। तो ये तीनों भी नाम आप सभी को याद रखना है। बच्चों अब हम देख लेते हैं मेधान सीरीज का पार्ट 18। 10 मिनट में हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे। कहने को 20 होता है लेकिन इसमें कम से कम आप सभी को 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न हमारा है वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बात करें 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 यूटी यानी 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक तो लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर बना दिया गया था। और इसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को एक करके एक यूटी बना दिया गया था। नेक्स्ट है मुंबई से ठाणे के मध्य प्रथम ट्रेन कब चली थी तो यह चला था 1853 में। किसके शासनकाल में तो डलहौजी के शासनकाल में। तीसरा प्रश्न है सतपुड़ा की रानी या द क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहते हैं तो पंचमढ़ी को कहते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछे कौन सी है तो धूपगढ़ है। कैसे याद रखेंगे सतपुड़ा सा से पहला इसका सा ले लेंगे और इसका धा ले लेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा साधु। ठीक है तो सा से सतपुड़ा और धू से धूपगढ़। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है तो पंचमढ़ी पूछे क्या है एक हिल स्टेशन है जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। मराठा सरदार के समय प्रधानमंत्री को क्या कहते थे तो मराठा सरदार के समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे जबकि विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने करी थी। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है तो तमिलनाडु में पाई जाती है। जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे कौन सी है डोडा बेट्टा है। तो नीलगिरी पहाड़ी में अगर पूछे कौन सी जनजाति पाई जाती है तो टोडा जनजाति पाई जाती है। और इन टोडा जनजाति की क्या इनमें जो है क्या प्रचलित है तो बहुपति विवाह प्रचलित है। 7वां प्रश्न है बस के अचानक रुकने पर खड़े यात्री का आगे की ओर गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है तो जड़त्व का उदाहरण है। महात्मा गांधी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। और क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था तो 1942 में आया था। नागालैंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर 1963 को। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसी याद में 1 दिसंबर को मनाया जाता है और यह फेस्टिवल 10 दिन के लिए चलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी इनके बारे में देख लेते हैं। पहली वाली पूछे कहाँ पर हुई थी तो राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। पहले के समय शासक कौन थे तो अजातशत्रु थे, दूसरे के समय कालाशोक थे, तीसरे के समय अशोक थे और चौथे की तरफ कौन थे कनिष्क से। किसको इसे याद कैसे करेंगे तो इसे याद करेंगे अका अक ये ट्रिक हो जाएगा। अका अक आ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, आ से हो जाएगा अशोक, का से हो जाएगा कनिष्क। तो ये 4 शासक हैं 4 बौद्ध संगीति के। अब अगर बात करें कि स्थानों को भी याद करवा दें तो इसको भी याद करवा देते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है रवे पाक इसे आप याद कर लेंगे। रा से हो जाएगा राजगिरी, वै से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र और का से हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है तो रवे पाक अका अक ऐसे याद करेंगे याद हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ी सी तबीयत खराब है इस वजह से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है तो एनी बेसेंट जी हैं। और एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। और भारतीय महिला पूछे कौन बनी थी कांग्रेस की पहली तो सरोजिनी नायडू जी 1925 में कानपुर अधिवेशन करी थी। और ये कौन सी अधिवेशन करी थी तो ये कोलकाता अधिवेशन करी थी। ठीक है नेक्स्ट हमारा है कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है तो कल्पसूत्र पुस्तक अगर पूछे किस धर्म से संबंधित है तो यह जैन धर्म से संबंधित है। और इस पुस्तक के लेखक हैं भद्रबाहु। भगवती सूत्र ये भी जो है जैन धर्म से संबंधित है और इसी में भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भारत का एक
उपराष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में यह बात कही गई है। उपराष्ट्रपति को शपथ अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? तो अनुच्छेद 69 के तहत दिलाया जाता है। वर्तमान में कितने राज्यों में 2 सदन है? तो 6 राज्यों में 2 सदन है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 8वीं सूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन जैसे जैसे भाषाएं बढ़ती गई और इसमें संशोधन करके वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में उल्लेखित है। 15वां भाषा कब जोड़ा गया था? 14 तो पहले थी, अब 15वां जोड़ा गया था सिंधी को। और इसके बाद पूछे सिंधी को कब जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वां भाषा सिंधी के रूप में जोड़ा गया था। वहीं बात करें कि 16वां, 17वां और 18वीं भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई थी? फिर जोड़ी गई थी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई थी संविधान में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर इसके बाद 20, 21, फिर इसके बाद 19, 20, 21 और 22 भाषा जोड़ी गई, यानी 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और ये कब जोड़ी गई थी? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो संविधान में 3 संशोधन करके इस तरह से 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 8 भाषाएं, 4 भाषा इधर और 3 भाषा जो है इधर और 1 भाषा इधर। तो ये 8 भाषाएं जोड़ी गई थी 3 संशोधन करके। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही ग्रेट बैरियर रीफ यानी ग्रेट महान प्रवाल भित्ति स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगर पूछे पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है? तो ये झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अमर्त्य सेन है। और कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1998 में। और अमर्त्य सेन जी के द्वारा ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, यानी कॉन्सेप्ट जो है लोक कल्याणकारी राज्य की किसने दिया था? अमर्त्य सेन जी ने दिया था। अगर वही पूछे लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 38 में है। किस में है? अनुच्छेद 38 में DPSP में इसका उल्लेख किया गया है। रॉकी पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो जो आप देख सकते हैं, जो ये मैप है इस तरह से कुछ मैप हो जाता है, इसमें अच्छे से नहीं बन रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे कुछ तो जनाई दे रहा है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में जो इधर रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत से जब इधर से हवाएं जाती हैं और इस पर्वत से नीचे उतरती हैं, तो इन हवाओं को जो है इस रीजन में यानी कि जो है नॉर्थ अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो इन हवाओं को चिनूक कहते हैं। ठीक है, अब वहीं बात करें कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो इनकी मुद्रा का नाम है वान। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 20 मेधांश सीरीज को भी कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हमने 27 मिनट में जो है लगभग 70 से 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, कोई कमी हो तो भी बताएं। कल फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।